हेनरी ने क्या कहा? हेनरी ने जो गैस है, जो गैसें होती हैं, गैसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव के संबंध में एक मात्रात्मक अध्ययन दिया। यहाँ पर जो शब्द मात्रात्मक है बेटा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रात्मक संबंध का मतलब ये हुआ, कितनी मात्रा में यदि हम दाब देंगे तो कितनी मात्रा में क्या होगी, गैसों की विलेयता होगी। मान लीजिए हमने क्या कहा, हम मान लीजिए हमारे पास कोई गैस है, ऑक्सीजन, ठीक है ना, और इसे हम पानी में घोलना चाहते हैं, ठीक है ना। हमें ये भी मालूम है कि यदि हम इस पर दबाव डालेंगे ऑक्सीजन पर, और यहाँ पानी है, तो हमें ये भी मालूम है कि ऑक्सीजन की मात्रा का घुलना ज्यादा हो जाता है। जैसे सपोज हम क्या करें, एक ये हमने बड़ा सा टब टाइप का लिया, और इसमें यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और इसमें ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पिस्टन लगाए। देखो पिस्टन का मतलब होता है जिससे हम दबाव उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस ऑक्सीजन को यदि हमें अधिक मात्रा में घोलना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ दबाव डालते हैं। ये दबाव डालेंगे तो नीचे लाएंगे, तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन इसमें घुलना शुरू हो जाएगी। इतना तो हमें मालूम था। लेकिन हेनरी ने क्या कहा, हेनरी ने कहा कि कितना दबाव डालेंगे और कितनी मात्रा में गैस घुलेगी, इसका जो मात्रात्मक संबंध है वो उन्होंने हेनरी ने दिया था, कि यदि हम इतना दबाव डालेंगे तो इतनी क्या होगी, गैस खुल जाएगी, ठीक है ना। उसकी विलेयता का संबंध दिया था, ये दिया था हेनरी ने, मात्रात्मक संबंध। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा इसमें क्या है देखो, अब हेनरी का वास्तविक नियम क्या है, उन्होंने मात्रात्मक संबंध दिया। अब किस प्रकार से नियम है, तो हेनरी का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप, देखो ताप क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, कोई गैस है और उसकी विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। जो गैस का दाब होगा उसके समानुपाती होता है, ठीक है। यहां पर कितनी विलेयता होगी, यानी कि स्मॉल m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ये इन्होंने संबंध दिया था। क्या कहा, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के, अच्छा दिव्या नहीं दिया, ठीक है ना। यहाँ पर देखोगे, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, गैस के दाब के समानुपाती होता है, यानी कि जो गैस का दाब है उसके समानुपाती होता है। तो ये इस प्रकार से उन्होंने एक संबंध दिया, ठीक है ना। इस प्रकार से इन्होंने एक संबंध दिया था कि वो क्या होगा, गैस के दाब के समानुपाती होगा। जितना हम दाब डालेंगे उतनी अधिक मात्रा में क्या होगा, गैस की विलेयता बढ़ जाएगी। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बेटा, देखो m इज इक्वल टू के पी, m इज इक्वल टू के पी। यहाँ पर k क्या है, ये हेनरी कांस्टेंट भी हो सकता है, इसको हम क्या कह सकते हैं। तो देखो अब ये तो था सिंपल नियम उसका, जो साधारण नियम कहा जा सकता है। जो हेनरी का मात्रात्मक संबंध में जो इन्होंने दिया था, देखो किस प्रकार से होगा कि यदि, ये कहता है देखो इसमें लिखा हुआ बेटा था, यदि विलेयता को विलियन के रूप में, सॉरी विलियन में गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए, ठीक है ना। जो गैस है हमारे पास, उसको यदि हम मोल अंश के रूप में देखते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज के रूप में, ठीक है ना। ये कहता है कि यदि विलेयता को विलियन में गैस के मोल अंश के रूप में, देखो यहाँ पर मोल अंश के रूप में है ना, मोल अंश, वो तो सिंपल नियम था। ये कहता है कि यदि मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो हेनरी का नियम क्या होगा। तब हेनरी का नियम परिवर्तित क्या, थोड़ा दूसरे रूप में हम लिखना पड़ेगा, है तो वही नियम है उसका, है ना। यहाँ पर हमें किस रूप में लेना है, मोल अंश के रूप में। तो मोल अंश के रूप में क्या आएगा, किसी गैस, देखो किसी गैस का वाष्प
अवस्था में आंशिक वाष्प दाब, वाष्प अवस्था में क्या है, आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। उस विलयन में क्या होगा, जो गैस होगी गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। इट मींस यहाँ पर क्या होगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, X हम मूल अंश के रूप में दिखाते हैं, गैस का मूल अंश है। तो ये है हेनरी लॉ, ठीक है ना। यानी कि P इज इक्वल टू KH और यहाँ पर आएगा X गैस। ये देखो बेटा, ये किस रूप में हमने लिया, मोल अंश के रूप में, और जहां पर KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हेनरी का स्थिरांक कह सकते हैं। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट मैंने स्क्रीनशॉट खींच लो, याद रहेगा आपको, है ना। इसी रूप में आपको लिखना है, ठीक है ना। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन के में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है ना। और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X गैस, इसको हम X गैस के रूप में लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ये समझ में नहीं आ रहा बेटा, कौन अब्सेंट है, कौन कृष्णा, तेरह लोग जुड़े हैं, 13 में से फिर भी 10 लोग जुड़े हैं। अभी दो बच्चे जुड़ भी रहे हैं और फिर भी अभी भी दो गायब है। चलो ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये आगे बढ़े। अब नेक्स्ट यदि देखते हैं, हेनरी के नियम की कुछ लिमिटेशन है। हेनरी का नियम समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए हमारी हम कोई गैस घोलना चाहते हैं, ठीक है ना, वाष्प अवस्था में, है ना। जो P होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मोल अंश किसके, मोल अंश जो गैस होगा उसके समानुपाती। मोल अंश को ही मोल प्रभाज कहते हैं बेटा, है ना, मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। और यहाँ पर गैस लिख सकते हैं, गैस का मोल अंश के समानुपाती होगा, इस प्रकार। मोल अंश, मोल प्रभाज, ये सब एक ही प्रकार के शब्द है। मोल प्रभाज, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन भी कहा जाता है, मोल अंश हो या प्रभाज हो एक ही चीज है ना। मोल फ्रैक्शन अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन का मतलब सीमाएं हैं। ये इसी सीमा के अंतर्गत काम करता है, इससे बाहर काम नहीं करता, तो लिमिटेशन है उसकी। देखो बेटा, पहला पहला लिमिटेशन इसकी सीमा क्या है, यह नियम केवल आदर्श गैसों के लिए ही मान्य है। पहला ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये केवल किसके लिए होता है, आदर्श गैसों के लिए मान्य है। किसके लिए मान्य है बेटा, ये केवल आदर्श गैसों के लिए, जो आइडियल सॉल्यूशन है उनके लिए ही मान्य है। तो पहला लिमिटेशन है वो आदर्श गैसों के लिए मान्य है। इसके दूसरे पार्ट में ये कहता है, इसी में कहता है, लेकिन इसका उपयोग कम दाब पर वास्तविक गैसों के लिए किया जा सकता है। यदि दाब कम है, ध्यान नहीं रखना है, यदि दाब है, वैसे किसके लिए है, यह है आदर्श गैसों के लिए। कौन सी गैसों के लिए, आदर्श गैसों के लिए मान्य है। जो आदर्श गैसें होते हैं, आदर्श गैसों के लिए मान्य होता है, ठीक है ना। लेकिन ये कम दाब पर कहता है कि काम, क्या कह रहा है, कम दाब, यदि कम दाब है, दाब कैसा है, कम है, तो ये वास्तविक गैसों के लिए भी मान्य होता है। वास्तविक गैसों के लिए भी इसका प्रयोग कर सकता है, ठीक है ना। वास्तविक गैसों के लिए भी किया जा सकता है इसका, कम दाब पर। अब कम दाब पर, यदि कम दाब कम है, तो ऐसी दशा में क्या होता है बेटा, जो वास्तविक गैसें होती, यदि दाब कम है, तो ऐसी दशा में क्या होता है, जो वास्तविक गैसें होती है वो क्या होती है, आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। इसलिए कम दाब पर ये क्या करता है, मान्य है, ठीक है ना। तो यहाँ ये ध्यान रखना आपको कि ये जो हेनरी का नियम है, ये केवल आदर्श गैसों के लिए ही उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। ये आदर्श गैसों के लिए ही मान्य है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई।
हेनरी का नियम किसके लिए मान्य होता है? आदर्श गैसों के लिए, ठीक है ना। लेकिन यदि कम दाब है तो ये वास्तविक गैसों के लिए भी मान्य होता है। क्यों क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कम दाब पर वास्तविक गैसें आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करती हैं। यदि दाब कम है तो जो आदर्श गैसें होती है वो क्या करती हैं, सॉरी वास्तविक गैसें होती हैं वो आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करती हैं। क्लियर? दूसरा देखो, यह नियम केवल उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं। देखो, यदि मान लीजिए सपोज अमोनिया है और अमोनिया के साथ अमोनिया को हमने H2O के साथ अभिक्रिया करवाई, तो ये क्या हो जाता है, NH4OH बना देता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। देखो अमोनिया भी गैस है और इसको भी हम गैस के रूप में ले सकते हैं, H2O को गैस के रूप में, भाप के रूप में ले सकते हैं, है ना। तो देखो ये कहता है कि यह नियम केवल उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इसमें लागू नहीं होगा क्योंकि ये तो रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ठीक है ना। जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा उसके उसमें ये मान्य होगा, ठीक है ना। विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं उन गैसों पर लागू होता है। जो गैसें, देखो ये कहता है जो गैसें विलयन में रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करती हैं उन गैसों पर यह नियम लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और उदाहरण कह रहा है कि जैसे देखो जल में अमोनिया अभिक्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसमें लागू नहीं होगा। क्लियर? तो दूसरा नियम, इसका दूसरी लिमिटेशन ये है बेटा, पहले तो ये है कि आदर्श गैसों के लिए मान्य है। दूसरा क्या है, यह नियम केवल उन गैसों पर लागू होता है जो रासायनिक जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। तो आपका दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, यहाँ तक आप लोगों को लिखना होता है ना। यदि आप बढ़ा कर लिखना चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक, ठीक है ना। और एग्जाम्पल लिखना चाहे तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा नियम देखो बेटा, तीसरा ये कहता है, तीसरा लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या है, यह नियम केवल उन गैसों पर लागू होती हैं, ठीक है ना। किन गैसों पर लागू होता है, जो जल या किसी अन्य द्रव में घुलकर आयनों में विघटित नहीं होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, कोई गैस ली, है ना, और हमने क्या किया, इसको पानी में घोलना चाहा, H2O में घोलना चाहा, ठीक है ना, गैस ली। लेकिन ये कहता है कि उन गैसों पर लागू नहीं होती है जो द्रव में घुल करके आयनों में विघटित नहीं होती है। देखो जो जल या किसी अन्य पदार्थ द्रव में घुल करके आयनों में विघटित नहीं होती हैं उन पर लागू नहीं होती है, ठीक है ना। तो देखो मान लीजिए हमने HCl लिया, और HCl क्या है बेटा, गैस है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि हम गैस के फॉर्म लेते हैं, ये यहाँ पर क्या बना देता है, देखो H प्लस आयन बना देगा और Cl माइनस आयन बना देगा। तो यहाँ पर इस पर भी लागू नहीं होगा क्योंकि HCl क्या कर रहा है, आयन बना रहा है। तो ऐसी गैसें जो आयन में परिवर्तित हो जाती हैं उन पर भी हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तो तीन चीजें हो गई बेटे, यहाँ ध्यान रखना है। आदर्श गैसों के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, उन उन गैसों पर लागू होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं, उन गैसों पर लागू होती हैं जो किसी अन्य द्रव में आयनों के रूप में विघटित नहीं होती हैं। यदि विघटित हो गई तो तब नहीं होगा, इसको विघटित नहीं होना है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है ना। देखते हैं और लिमिटेशन भी है कि नहीं है। अब देखो इसका अनुप्रयोग क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, कहां पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं, जो हेनरी का नियम है उसका अनुप्रयोग क्या हो सकता है। देखो हेनरी का नियम का जो सबसे पहले प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है बेटा, जो शीतल पेय होते हैं, कोल्ड ड्रिंक, शीतल पेय का मतलब यहाँ पर है, हिंदी में कितना कठिन लग रहा है ना, शीतल पेय, शीतल पेय का मतलब कोल्ड ड्रिंक, है ना, अथवा सोडा वाटर, सोडा वाटर भी कह सकते हैं, है ना, यहाँ पर सोडा वाटर भी है। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलीयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। बस पहला अनुप्रयोग है, पहला काम तो ये होता है इसमें कि जैसे मान लीजिए हमने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली और
कंपनी क्या करती है, इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड घोलना चाहती है। ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने सोडा बोतल देखी होगी या कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी होगी, यदि हम इसको हिलाएं जोर से, कोल्ड ड्रिंक जैसे थम्स अप हो गया, लिम्का हो गया, मिरिंडा हो गया, बहुत सारे हैं ना, तो इनको यदि हम जोर से हिलाते हैं और इस बोतल को ओपन कर देते हैं तो बाहर आता है, या कुछ नमक डाल दो या कुछ और चीज डाल दो, तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो इसका मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घोली गई है। तो इसको कैसे घोल सकते हैं, इसको ये क्या करते हैं, अधिक डाल देते हैं और उसको क्या किस में घुल जाती है, CO2। जब हिलाते हैं तो CO2 वो दाब कम हो जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है बेटा, यहाँ पर सबसे प्रयोग किया जाता है कि जो हमारे पास क्या होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, शीतल पेय होते हैं, है ना, उनमें हम कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर डाल करके कार्बन डाइऑक्साइड मतलब घोल देते हैं। ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसकी विलेयता को, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता किसमें बढ़ानी है, शीतल पेय में, सोडा वाटर में। जो शीतल पेय होगा या सोडा वाटर होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने के लिए। क्लियर। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, वह है जब गोताखोर, जानते हैं आप लोग गोताखोर कौन होते हैं, जो समुद्र में क्या लगाते हैं, तैरते हैं, है ना, उनको हम गोताखोर कहा जाता है। तो जो गहरे समुद्र होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा, ये बहुत बार पूछा भी गया है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात, कि गहरे समुद्र में गोताखोर उच्च दाब की वायु से श्वास लेना पड़ता है। अब देखो समुद्र कैसा होता है, देखो यदि हम देखेंगे तो समुद्र ये है बेटा, जैसे माने ये समुद्र है इस टाइप से, है ना, और जो गोताखोर है वो यहाँ जाता है, तलहटी पर जाता है, यहाँ यहाँ जाता है, यहाँ पहुंचता है तो गोताखोर, मान लीजिए ये गोताखोर है ना, यहाँ पर गोताखोर जाता है। तो इतना जो पानी है, इसका भी तो इस पे दबाव पड़ेगा। देखो कंडीशन देखो, यहाँ पर हेनरी का नियम लागू हो रहा है, क्योंकि इतना जो पानी है इसका कोई प्रेशर होगा उसके ऊपर, इस आदमी के ऊपर जो यहाँ गया हुआ है, तो इतना पानी का प्रेशर है या दाब है, तो दाब बढ़ा, दाब बढ़ने से क्या होता है, गैसों की विलेयता बढ़ती है, जो गैस होती हैं उनकी विलेयता बढ़ जाती है। गैसें घुलना शुरू हो जाती है। अब वो कहाँ घुलेंगे वो बताएंगे अब आपको, है ना। देखो इतना पानी है और जितना दबाव क्या होगा नीचे जाएगा समुद्र तल से में, उतना दबाव बढ़ेगा। क्लियर, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। ये बात समझ में आई बेटा या नहीं आई, राहुल, राहुल समझ में आई बेटा या नहीं आई, जी सर। कि जब वो गहरे तलहटी में जाएगा, यहाँ जाएगा, तो इस पर क्या होगा, दबाव बढ़ेगा, इस पर क्या होगा बेटा, दबाव बढ़ेगा। देखो यदि गहरे समुद्र में जा रहा है, तो गहरे जितने गहराई में जाएगा उतना क्या होगा, दबाव बढ़ेगा ऊपर से, देखो पानी का दबाव रहेगा। तो दाब से क्या होता है, यदि दाब बढ़ता है तो क्या होता है, बताओ बेटा, कोई ना कोई तो बताओ। सर यदि, विलेयता बढ़ती है सर। बिल्कुल, किसकी विलेयता बढ़ती, दाब बढ़ाएगा तो किसकी विलेयता बढ़ेगी, गैसों की विलेयता बढ़ेगी, गैसों की विलेयता बढ़ेगी। विलेयता, विलेयता का मतलब गैसें ज्यादा घुलेंगी। ठीक है ना। दाब बढ़ेगा तो गैसें क्या होंगी, ज्यादा घुलने लगेंगी। ये रखिए, याद रखिएगा, दाब बढ़ेगा तो गैसें क्या होंगी, ज्यादा घुलेंगी। अब घुलेंगे कहाँ, देखो इसमें देखो, देखो ये कहता है आदमी से क्या रिलेशन है इसका, क्योंकि हमारा जो रक्त होता है बेटा, रक्त जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड कह सकते हैं, है ना, ब्लड अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में रक्त कहते हैं। ठीक है ना, खून भी कह सकते हैं। तो ये खून क्या है, एक प्रकार का द्रव है। ठीक है ना, जो रक्त हमारा है एक प्रकार का द्रव है, और ये रक्त भी कैसे घुलेंगे, कैसे घुलेंगे, देखो ये कहता है कि गहरे समुद्र में उच्च दाब की वायु से श्वास लेना पड़ता है।
हम क्या करते हैं, जब समुद्र में जाएंगे या समुद्र में जाएंगे तो वहां दाब बढ़ेगा और उसमें हमें श्वास लेना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है। सांस तो आप लोग जानते हैं। और सांस में यदि देखोगे, सांस में क्या होता है, हम सांस में क्या लेते हैं, अंदर क्या क्या चीजें लेते हैं, वायु लेते हैं। सांस में क्या लेते हैं बेटा, वायु। इस वायु में यदि देखोगे क्या क्या चीजें होती है वायु में, बताओ बेटा वायु में क्या होता है, शिक्षा बताओ बेटा वायु में क्या होता है, हवा में क्या होता है, साहिल बताओ बेटा। ये लोग बोलते क्यों नहीं है, समझ में नहीं आ रही बात। वायु में क्या होता है बेटा बताओ। प्रियांशी बताओ बेटा, वायु में क्या होता है, सिंपल वायु, हवा में क्या होता है। अच्छा, आयुष, हवा में क्या होता है बेटा, सर O2। ऑक्सीजन होता है ना। क्या होता है दिव्या, O2। काजल, क्या होता है बेटा वायु में, कृष्णा, वंदना, O2 सर। क्या बोला, ऑक्सीजन। हाँ, केशव, क्या क्या चीजें होती है बेटा। सर बहुत सारी गैसें। बिल्कुल, बहुत सारी गैसें होती है बेटा। कौन कौन से हो सकते हैं, उन गैसों के नाम बता दें। सर ऑक्सीजन, हाँ, नाइट्रोजन, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल, और सर और भी गैसें हो सकती है ना। देखो बेटा, हमें ये ध्यान रखना है, वायु क्या है, वायु में तो मिश्रण है गैसों का, है ना। शिक्षा, क्या 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 होता है बेटा इसमें, वायु में क्या क्या होता है, ये सो गई फिर ना। प्रियांशी, अभिषेक बताओ बेटा। ये भी ठीक तरीका है। देखो बेटा, जो वायु है, इस वायु में, इस वायु को यदि देखा जाए तो इस वायु में बहुत सारी गैसें होती है। 78% तो नाइट्रोजन होती है, 78%, 21% जो है ऑक्सीजन होता है, फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसमें, ठीक है ना। ऑर्गन्स होती हैं, बहुत सारी गैसें, लेकिन मुख्य दो गैसें देखो यहाँ पर, क्योंकि 78 और 21 हो गया, है ना। तो एक ही परसेंट गैस और होती है जिनको हम और मान सकते हैं इसमें, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा क्या है इसमें, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब जब आदमी यहां जाएगा बेटा नीचे, तो हम सांस लेते हैं, और सांस में क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों जाती है। हमारा शरीर अभी यदि हम ओपन उसमें है, जमीन पर है, तो उस समय क्या हो रहा है, ऑक्सीजन भी जा रहा है, नाइट्रोजन भी जा रहा है। लेकिन जो हमारी ब्लड को कोशिकाएं होती हैं, श्वास नली में कोशिकाएं होती हैं, वो केवल ऑक्सीजन को अंदर जाने देती है, नाइट्रोजन को फिर वापस भेज देती है वायुमंडल में। किसको जाने देती है अंदर, ऑक्सीजन को। लेकिन यदि दाब बढ़ेगा, देखो बेटे इसमें कहता है, देखो, उच्च दाब पर वायु में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, कि ब्लड में विलीयता अधिक हो जाती है। देखो नाइट्रोजन भी चले गया पहले। अब यदि हम साधारण तौर पर देखेंगे तो नाइट्रोजन अंदर नहीं जाता है, लेकिन क्योंकि दबाव उत्पन्न हुआ, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो विलीयता है वो ब्लड में ज्यादा हो जाती है, ये रक्त में चलेगा क्योंकि यहाँ दबाव है ज्यादा, ठीक है ना। और वो कोई बात नहीं, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके शरीर में ऑक्सीजन भी दौड़ रहा है और नाइट्रोजन भी दौड़ रहा है, दोनों चीजें चलेगी उसके शरीर में। किसके कारण चलेगी, उच्च दबाव के कारण।
विलेयता बढ़ती है ना, अधिक हो जाती है। जब गोताखोर क्या होगा, गोताखोर सतह पर आते हैं। अब देखो यहाँ तो विलेयता ज्यादा हो गई, तो वो नीचे कहाँ था, तल में था, नीचे काफी गहराई में था, है ना। लेकिन जब वो वापस आएगा यहाँ, तो जैसे यहाँ शरीर, उसका शरीर क्या होगा, पृथ्वी सतह पर आएगा, तो उसके शरीर का की विलेयता तो क्या हो गया, वो घटेगी, दाब घटेगा। अब जब दाब घटेगा तो उसकी विलेयता घटनी चाहिए। तो ये क्या कहता है कि जब गोताखोर सतह पर आते हैं तो घुली हुई गैसें बुलबुलों के रूप में ब्लड से बाहर निकलती हैं, जैसे बुलबुले निकलते हैं, ऐसे रक्त से वो बाहर निकलती है। ठीक है ना। क्या होगा, जैसे सतह पर आएगा तो उसकी सतह से सतह पर आएगा तो उसके जो रक्त में जो घुली हुई क्या है, गैसें हैं, वो क्या होगी, बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगेगी। ठीक है ना। वो क्या होंगे, बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगेंगी। और जैसे वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हैं, तो ये बुलबुले क्या करते हैं, कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या कर देते हैं, ऐसे बुलबुले निकलेंगे, तो ये कोशिकाओं में क्या कर देते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं और ब्लड के प्रभाव को प्रभावित कर देते हैं। जो ब्लड का जो बहना होता है, जो ब्लड बह रहा है या बुलबुले के रूप में आएगा तो उसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। ठीक है ना, प्रभावित करते हैं। यहाँ नाड़ी तंत्र में संकेतों के प्रभाव को रोकता है। जो संकेत होते हैं नाड़ी तंत्र के, हमारे एक शरीर से दूसरे अंग तक क्या जाते हैं, संकेत जाते हैं बेटा। जैसे हमें चोट लग जाती है तो हमें दर्द एहसास होने लग जाता है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह संकेत जो जाते हैं उनका प्रभाव को रोकते हैं। ये बुलबुले जो होते हैं बेटा, देखो इंपॉर्टेंट है, ये बुलबुले कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं। यदि कोशिकाएं नष्ट होंगी तो क्या होगी, आदमी की मौत भी तो हो सकती है। ठीक है ना। अतः उन्हें बंद भी कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो गोताखोर को अत्यधिक पीड़ा होती है जब ये बुलबुले शरीर से बाहर निकलते हैं बेटा, तो बुलबुले जब शरीर से बाहर निकलेंगे तो ये सारी घटनाएं होती है उसके अंदर। कोशिकाओं के संकेत बंद हो जाते हैं, नाड़ी तंत्र के संकेत बंद हो जाते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, पेन होने लग जाता है। देखो जब क्या होगा, ये कोशिका बुलबुले क्या होंगे, बाहर निकलने लगेंगे, तो उन्हें क्या कहा जाता है, देखो ये कहता है, एक लाइन देखो, ये बुलबुले कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं अथवा उन्हें बंद भी कर सकते हैं। जिसके फलस्वरूप, यदि उन्होंने नष्ट किया या बंद किया, जिसके फलस्वरूप गोताखोर को अत्यधिक पीड़ा होती है, इससे उसे दर्द होने लग जाता है। जब क्या होंगे, उसकी कोशिकाएं नष्ट होने लगेंगी। ठीक है ना। तो उसे क्या होगा, दर्द होगा, जो कभी कभी घातक सिद्ध हो सकता है। घातक का मतलब, कहने का मतलब उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है ना। और इस अवस्था को कहते हैं बेटा बेंट। जब उसे बैंड्स, जब उसको दर्द होने लग जाता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं। ठीक है ना। और बैंड से बचाव के लिए क्या किया जाता है, गोताखोरों के गैस सिलेंडरों में वायु के साथ क्या किया जाता है, हीलियम गैस मिलाई जाती है। अब क्योंकि यहाँ जाता है, जब गोताखोर जाता है तो उसकी गैस, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या डाल दिया जाता है, बहुत सारी गैसें डाल दी जाती है, जैसे गैस वायु डाल दी जाती है। तो जब सांस लेता है तो उसकी नीचे दाब अधिक है, तो क्या हो जाता है, वो घुल जाता है। और इसके लिए क्या करते हैं कि जब वो बाहर ऊपर आएगी फिर दर्द होगा तो वेंट की कंडीशन आएगी। तो इस वेंट ना हो उसके शरीर में, क्या ना हो, वेंट्स ना हो, उससे बचाव के लिए क्या किया जाता है, जो गैस सिलेंडर होता है वायु के साथ, उसमें हीलियम गैस मिलाई जाती है। हीलियम गैस अलग से मिलाई जाती है ना, जिसकी विलेयता अत्यधिक कम होती है। यदि देखोगे तो ये इसकी विलेयता, हीलियम क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि इसकी विलेयता क्या होती है, बहुत कम होती है, ये घुलता कम है। हीलियम क्या है, घुलता कम है। ठीक है ना। तो सामान्य गैस सिलेंडर में क्या होता है, में जो होता है हीलियम क्या होता है, 11.7% होता है। इस नाइट्रोजन को 56.2 हो जाता है और ऑक्सीजन 32.1 हो जाता है। तो इसको इस रेशियो में मिलाया जाता है ताकि इसकी विलेयता कम हो और उसको इस वेंट का सामना न करना पड़े, इस पेन का सामना न करना पड़े।
ठीक है ना। तो गैस सिलेंडर में इस प्रकार से वायु भरी जाती है, इस रेशो में भरी जाती है। तो ये समझ में आ गया बेटा, ये ये वाली बात समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर। ठीक है ना। अब देखो दूसरा है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। यदि ऊंचाई पर आप लोगों ने कहा होगा, जैसे कहते हैं ना कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन नहीं होती, तो कहाँ चली जाती? ऑक्सीजन न होने का कारण क्या है कि वो ऑक्सीजन क्या होती है, कम दाब के कारण। दाब क्योंकि ऊपर, जैसे ऊपर जाएंगे तो दाब क्या होगा, कम होगा, है ना। तो उसकी सांद्रता कम हो जाती है किसमें, वायु में। ठीक है ना। ये कहता है कि देखो कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, अर्थात ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है जिस ऊंचाई पे जाएंगे। अतः पर्वतारोहियों एवं अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन की कमी होती है। जिससे अधिक ऊंचाई पर जो रहने वाले लोग होते हैं, उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है ना। और कमी के कारण जो है शरीर कमजोर होने लग जाता है, और उनकी सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती है। इन लक्षणों को बोलते हैं बेटा एनेक्सिया। क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। जब सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाए, किसकी, ऑक्सीजन की कमी के कारण, तो उसको क्या बोलते हैं, एनेक्सिया। तो ये होता है, जैसे ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले जो लोग होते हैं, उनकी सोचने और समझने की क्षमता क्या होती है, थोड़ा सा कम होती है। और उसका कारण क्या है, उसका कारण है उनमें ऑक्सीजन की कमी का होना। ठीक है ना, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो इसलिए हमें शरीर की में ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ानी। ठीक है। तो ये है बेटा हेनरी का नियम, और उसके अनुप्रयोग, उसकी सीमाएं, ये सब याद करने हैं आपको। हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हमें याद करनी है। उसकी लिमिटेशन क्या है ना, ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। चलो, ये तो था बेटा हमारे पास हेनरी का नियम। एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन हेनरी के नियम से रिलेटेड है। ये कहता है, एक वायुमंडलीय दाब है, ठीक है ना, और एक वायुमंडलीय दाब में पर 900 मिलीलीटर जल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इतने ग्राम नाइट्रोजन घुली है। हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। यहाँ पर हमें हेनरी स्थिरांक की गणना करनी है। तो क्या किया जा सकता है, एक वायुमंडलीय दाब, ये हमारे पास एक वायुमंडलीय दाब है। ये क्या है, एक वायुमंडलीय दाब है। और यहां पर कह रहे हैं, देखो, पर 900 मिली जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर इतना ग्राम नाइट्रोजन घुली हुई है। हेनरी के स्थिरांक की गणना कीजिए। तो आ सकता है बेटा, हेनरी का स्थिरांक क्या कहता है, पहले हेनरी का नियम क्या कहता है, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यदि मोल अंश के रूप में, क्योंकि मोल अंश के रूप में आएगा, एक्स गैस, ऐसा नियम था ना बेटा इसका, यही तो पढ़ा हमने। हेनरी का नियम ये कहता है, ये सुनो, बताओ बेटा। P इज इक्वल टू, हमने क्या कहा, P बराबर के एच इंटू एक्स गैस, ऐसा लिखा, जहां पर के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट। ये देखो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए, तो हेनरी स्थिरांक ये ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, के एच बराबर क्या रह गया, ये एक्स मोल इसके नीचे चला जाएगा, है ना, इज इक्वल टू पी अपॉन एक्स गैस। क्या यहाँ पर दाब दे रखा है, दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है बेटा इसमें, एक वायुमंडलीय दाब, दाब का मान भी दे रखा है, पी बराबर क्या दे रखा है, एक वायुमंडलीय दाब। ठीक है ना।
इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें और क्या निकालना है, हमें निकालना है के एच, हेनरी कांस्टेंट करना। इसके लिए चाहिए हमें एक्स। मोल अंश कैसे निकालता है बेटा, मोल अंश बराबर क्या होता है, यदि हम मोल अंश निकालना हो किसी गैस का तो कैसे निकालते हैं, कौन बताएगा? M बराबर KP। हम्म M बराबर KP। सर ग्राम एम में भार बटे अणुभार। के ग्राम में भार बटे अणुभार। हम्म एम बराबर केपी क्यों कह रहे थे बेटा तुम? हमें मोल अंश निकालना है, गैस का मोल अंश। हमने पहले मोल अंश जब पढ़ा था ना, गैस का मोल अंश, H2O का मोल अंश। तो हमें गैस, गैस कौन है यहाँ, यहाँ गैस के रूप में कौन है, नाइट्रोजन। तो हमें नाइट्रोजन का मोल अंश निकालना है। कैसे कैसे निकालते हैं, विलेय के यानी कि अवयव के मोल, मोलों की संख्या। तो अवयव कौन सा है, यहाँ पर होगा हमें जिसका निकालना है, तो नाइट्रोजन के मोलों की संख्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन के मोलों की संख्या, ऐसे तो निकालते हैं हम लोग की संख्या, और बटे में क्या करेंगे, विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। ऐसा याद है बेटा आप लोगों को, अरे याद है कि नहीं है पहले बताओ। यहां पर यदि हम एक्स गैस की जगह क्या लेंगे, नाइट्रोजन लेंगे, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, नाइट्रोजन के मोलों की संख्या, नाइट्रोजन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ऐसे तो पढ़ा था हमने जब हमने मोल अंश निकाले थे, तो ऐसे तो पढ़ा। और बटे में क्या किया था, विलियन के कुल मोलों की संख्या। तो विलियन में क्या आएगा, देखो एक तो नाइट्रोजन घुला हुआ है और दूसरा क्या घुला हुआ है, जल। देखो विलियन में क्या है, दो चीजें हैं, एक तो नाइट्रोजन है और दूसरा किस में घुली हुई है, जल में। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, नाइट्रोजन प्लस जल और के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या, तब जाकर के हमारे पास क्या आएगा, मोलों की संख्या। तब जाकर के हमारे पास एक्स ये आ जाएगा। और ये निकाल देंगे, देखो हमारे पास ये हमारे पास एक आ गया, इसको निकाल देंगे तो इसका भाग इसमें दे देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हेनरी कांस्टेंट का। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, देखो एक्स, ये जो एक्स गैस वाला है ये निकाल लेते हैं, यानी कि गैस का मोल अंश निकाल लेते हैं। तो मोल अंश किस प्रकार से निकाला जा सकता है, यहां पर क्या करेंगे बेटा, देखो इस वाले में नाइट्रोजन के मोलों की संख्या, तो नाइट्रोजन की ग्राम में मात्रा, कहाँ है नाइट्रोजन, कितना ग्राम है नाइट्रोजन, ये देखो ये दे रखा है इन्होंने नाइट्रोजन 0.14 बटे में नाइट्रोजन का अणुभार, नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है बेटा, सर 28। बिल्कुल। देखो एक नाइट्रोजन का होता है 14 और दो है तो कितना हो जाएगा, N2 है ना, 28 हो जाएगा। और इसके बटे में क्या कर देंगे, देखो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए वही आएगा 0.14 अपॉन 28, और प्लस क्या करेंगे, देखो H2O, H2O का अणुभार कितना होगा, पहले इसकी ग्राम में मात्रा देखते हैं, इसमें ग्राम में मात्रा कितने होगा बेटा इसकी, ग्राम में मात्रा कितनी होगी, यहां पर दे रखा है 900 मिलीलीटर दे रखा है। तो 900 मिलीलीटर को हम क्या कर देंगे, ग्राम में मान लेंगे, है ना, कि 900 मिलीलीटर, और बटे में क्या कर देंगे इसका 18 का भाग दे देंगे, ठीक है ना, कितने का भाग दे देंगे, 18। 18 क्या है इसका अणुभार, तो यानी कि ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ग्राम में नहीं है, ये मिली में है, तो मिली में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बटे में उसका अणुभार कितना आ जाएगा, 18। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं तो किस टाइप से आ जाएगा, देखो 14 का दुगुना 28 होता है, ये तो हुआ। ये दो जीरो हटा, यहाँ से हटा, यहाँ दशमलव हटाने के लिए दो जीरो नीचे लगा दो, ठीक है, 14 दूने 28, यानी कि यहाँ पर आएगा 1/200। फिर आएगा देखो 1/200,
200 और प्लस यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे तो 18 पंजे 90, ये 50 आ जाएगा। यदि हम इसको जोड़कर देखते हैं तो क्या कितना, दो का भाग 200 का भाग हम एक में देते हैं, भाग नहीं जाता बेटा, देखो एक में नहीं जाता तो हम दशमलव लगाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं, एक जीरो बढ़ाते हैं। अभी भाग नहीं जा रहा तो एक जीरो ऊपर लगा देते हैं, एक जीरो, ठीक है। फिर अभी भाग नहीं जा रहा, एक जीरो और लगा देते हैं और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देते हैं। तो ठीक कितनी बार जा रहा है, 5 दूना 10, ठीक है ना। ये जो हमारे पास आएगा, ये इसका आंसर आएगा 0.005 और बटे में कितना आएगा 0.005 और प्लस 50। तो यदि हम इसको टोटल देखेंगे तो 0.005 अपॉन क्या आ जाएगा, 50.005, ये हमारे पास आएगा। तो ये लगभग वो कुछ आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करने के बाद तो हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां रख लेंगे या यहां पर देख लो, चलो इसी वैल्यू को रख लेते हैं, x बराबर ये वैल्यू रख लेते हैं, है ना। तो के एच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 1/0.005, है ना। और इसके बटे में कितना आ जाएगा, 50.0.005। इसको हम ऊपर ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 50.005 अपॉन 0.005। दशमलव हटा दो बेटा, देखो दशमलव दोनों तरफ हट जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर यदि इसको निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50.005, है ना। और बटे में कितना आ जाएगा, 5। इस 5 का भाग दे दो इसमें, बस ये आंसर हमारे पास के एच आ जाएगा। 5 का भाग हम किस में देंगे, इसमें दे देंगे, देखो ये वाला हमने, तो कितने बार जाएगा, 5 का 5, है ना। अब यहाँ जीरो बचा, जीरो यहाँ लगा दो, है ना। ये जीरो भी, इस जीरो को भी यहाँ लगा दो, ये जीरो यहाँ, फिर 5 उतारेंगे, ठीक है ना। 5 उतारेंगे तो एक बार जाएगा और ये हमारे पास आंसर आएगा 10001 के लगभग, ठीक है ना। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइंटिफिक वैल्यू 1.0 इंटू 10 टू द पावर, कितने आ सकते हैं, 1 3 4, 10 टू द पावर 4, ऐसे आ सकता है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इतना क्या होगा, ये वायुमंडल के फॉर्म होगा, हेनरी कांस्टेंट को हम वायुमंडल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आ जाएगा बेटा। देखो ये दूसरा क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, ये देखो तो बेटा, इसको करो, क्वेश्चन सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। ये क्वेश्चन आएंगे बेटा, यहाँ पर हेनरी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और वो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में। अधिकांश मोलरता वाला क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी चेंज करके वो इनसे भी दे सकते हैं, वो देते हुए हैं, है ना। शायद मुझे लगता है क्वेश्चन आए हुए, भले इसमें इस साल के पेपर में तो नहीं आया हुआ। इस साल का पेपर तो देखें तो इस साल के पेपर में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल तो आया हुआ है, लेकिन कौन सा वाला है, 4 ग्राम कास्टिक सोडा, है ना, अणुभारित ना, ये आ रखा बेटा, मोलरता और मोल प्रभास, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो बहुत सरल क्वेश्चन पूछा होता, 4 ग्राम कास्टिक सोडा को जल में घोल करके 200 ग्राम जल विलयन बनाए गए, विलयन की मोलरता और विलेय का मोल प्रभास ज्ञात करो, दोनों चीजें पूछी थी, मोलरता और मोल प्रभास, और 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ था, और बाकी डेफिनेशन पूछी थी, मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभास। इस साल का पेपर तो बहुत आसान था। हो गया बेटा।
हो गया, अब तो आ गया होगा। अब आप लोगों को करना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर हेनरी, ये हमारे पास हेनरी का नियम है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि हमें मालूम है मोल अंश के प्रोपोर्शनल होता है, गैसों के मोल अंश के ये होता है। और यदि हम इसको ओपन करते हैं तो P इज इक्वल टू KH और हमारे पास X गैस होता है। हमें क्या निकालना है, हेनरी कांस्टेंट निकालना है, तो KH इज इक्वल टू, ये हेनरी कांस्टेंट इज इक्वल टू P अपॉन X गैस हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद P का मान देखो बेटा, P एक वायुमंडलीय दाब है, P बराबर दे रखा है एक वायुमंडलीय दाब, ठीक है ना। ये तो हमारे पास आ गया। दूसरा हमें निकालना है X, तो मेन यहाँ पर मोल प्रभाज्य है, X गैस इज इक्वल टू, गैस यहाँ पर कौन सी, नाइट्रोजन है, तो X गैस नाइट्रोजन का कैसे निकालेंगे, मोलों की, नाइट्रोजन के मोलों की संख्या, तो नाइट्रोजन के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, नाइट्रोजन के ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, तो ग्राम में मात्रा तो इसकी दे रखी 0.28 अपॉन अणुभार कितना होता है इसका 28 होता है, ये हमें अभी पता था, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर कहता है देखो दोनों चीज आएंगे, बिले प्लस ब्लैक, यानी कि दोनों बिलियन बना देंगे। बिलियन कैसे आएगा, देखो नाइट्रोजन के मोल अंश है ना, और प्लस क्या आएगा, जल के मोल अंश, तो जल कितना है यहाँ पर यदि देखोगे तो ये है 1.8 लीटर, 1.8 लीटर को हम मिलीलीटर में करेंगे तो 18,000 क्या आ जाएगा, ml आएगा, है ना। तो इसको हम 18,000 लिख सकते हैं यहाँ पर, 18,000 मिलीलीटर, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 18, 18 तो आएगा क्योंकि इसका अणुभार 18 होता है। ये तो और सरल है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो यदि हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर इसको भाग देंगे तो एक बार जाएगा, है ना, यहाँ आएगा 0.01, यानी कि इसकी वैल्यू कितना आएगी, 0.001 अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो 0.001 प्लस कितना आ जाएगा, देखो 18 एकम 18 तो 1,000 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1,000 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जोड़ करके यदि देखेंगे तो ये आएगा 0.01 अपॉन कितना आएगा, 1000.01, ठीक है ना। ये हमारे पास आया मोल अंश, लेकिन हमें निकालना है हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, दाब बटे में मोल अंश, मोल अंश की वैल्यू कितनी है 0.01 अपॉन कितना है 100.01, है ना। इसको ऊपर ले जाएंगे तो इस टाइप से आ जाएगा 1,000,0.1 अपॉन कितना आ जाएगा 0.01, देखो दशमलव हटा दो दोनों तरफ से, तो ये हमारे पास इस टाइप से आएगा 1, 1, 2, 3 0 4 हो गए, ये 1 अपॉन कितना आ जाएगा 1, वो इसको भाग दे देंगे तो उतना ही आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1.0 है ना, और बाकी संख्या देखो 2, 4, 5, यानी कि 10⁻⁵ हो जाएगा, वायुमंडल इतना आ जाएगा। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं बेटा, है ना। ये तो बनाए हुए क्वेश्चन है, ये डेवलप किए गए क्वेश्चन है, इस टाइप से हम इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको हमें सॉल्व भी करना है